वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन इंशान ऑन फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आई एम बैक विद द स्टोरी फेटेड मेट्स सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबके साथ बातें करना चाहती हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। मैंने जैसा कि कहा था कि मैं हर संडे को स्टोरीज लाने वाली थी एंड अभी भी लाऊंगी। मैं वादा नहीं कर सकती लेकिन संडे को लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने कहा था और अब मेरे एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो फिर आपको पता है कि डांट पड़ती है। मैं भी और मम्मी की डांट भी नहीं खाना चाहती। वैसे भी मेहनत करनी पड़ेगी और हम लड़कियों को तो मेहनत करनी ही पड़ती है, नहीं तो अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो लड़की हो या लड़का हो, जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो ये दुनिया भी इसकी रिस्पेक्ट करती है। नहीं तो बिना जो कोई भी अपने पैर पर खड़ा नहीं होता या फिर एक आम इंसान होता है तो उसकी दुनिया ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती। इसीलिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट देखेंगे। इसीलिए मैं आजकल बिज़ी हूँ एंड 2 या 3 महीने तक मैं बिज़ी रहूँगी। मोस्टली जून तक मैं बिज़ी रहूँगी एंड जुलाई से मैं वापस अपने रेगुलर टाइम पर आ जाऊँगी और रोज़ वीडियो अपलोड करना करूँगी। मेरे जितने भी बाकी स्टोरीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मैं इस बार शायद फेस्ट में भाग लेने की सोच रही हूँ। जिन लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी उसमें, जिसमें मैंने पिछली बार भाग लिया था, इस बार भी लेने की सोच रही हूँ। इस बार मैं एक आपके लिए स्टोरी लेकर आऊँगी, बहुत ब्यूटीफुल सी फ़नी स्टोरी बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, मैं फ़नी स्टोरीज बना नहीं पाती हूँ, ना ही मैं रोमांटिक बना पाती हूँ, ना ही फ़नी बना पाती हूँ। पता नहीं मैं बनाती कैसे और आप लोगों को पसंद कैसी आती है, लेकिन फिर भी आप लोग देखते हो उसका दिल से शुक्रिया। अब आइए ज़्यादा बक नहीं करते हैं, अब मेरे बक से बोर हो जाते होंगे। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कितना लॉन्ग पार्ट बनेगा उसका मैं वादा नहीं कर सकती, तो अभी से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी तो शायद लोग बन जाएगा। तो वो लोग जो मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जितने में मैं वीडियो डालूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। एंड जो पहले के ही हैं जो सुनते हैं लेकिन अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लग रही है। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि आई होप कि आपको स्टोरी को भूले नहीं होंगे। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर आंधी चल रही थी, तूफान आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश होने वाली है। तभी हमें एक अल्फ़ा और ओमेगा दिखाया जाता है, जिसमें अल्फ़ा जो था वो शायद घायल था और वो जंगल में पड़ा हुआ था। वो अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो ओमेगा था, जो एक जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, उसने उस अल्फ़ा को देखा था और वो उसे अपने घर पर लेकर गया था। वो उस ओमेगा ने उस अल्फ़ा को ट्रीट किया था। और अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग लग चुकी थी, रात को शायद बारिश हुई थी, तो इस वजह से मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना था। और एक जंगल के बीचों बीच एक छोटे सी झोपड़ी के एक उस छोटे से रूम में एक पर्सन सोया हुआ था, बहुत ही पीसफुली। उसके रोब्स उसकी चेस्ट पर से हटे हुए थे, बस वो ब्लैंकेट से कवर था। एंड उसकी जो चेस्ट के ऊपर जो घाव था वो उसके ऊपर पट्टी लगी हुई थी और वो पर्सन बहुत ही गहरी नींद में लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो पर्सन अपनी आंखों को ओपन करता है। पहले तो उसे अपने शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है एंड वो अपनी आंखों को भी बहुत धीरे धीरे खोल रहा था। उसने धीरे धीरे आंखों को खोला और उसने अपनी चारों तरफ देखा कि वो आखिर कहाँ है, क्योंकि चारों तरफ देखकर उसे ये तो रियलाइज़ हो गया था कि वो अपने घर में तो नहीं है और जहाँ पर वो पिछली बार था वो वहाँ पर भी नहीं है। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या किसी ने उसे पकड़ लिया है? यही सोचकर उसकी जो जैसे उसके सेंस थे वो वापस धीरे धीरे काम कर रहे थे। वो बहुत ही धीरे से उठकर बैठता है, लेकिन उसकी चेस्ट में और उसके एब्डोमेन में पेन हो रहा था। उसने अपने एब्डोमेन पर हाथ रख दिया था जहाँ पर उसे खून फील हुआ। जब उसने ये देखा तो उसने अपने शरीर को चेक किया तो उसकी चेस्ट पर भी पट्टी लगी हुई थी, उसके एब्डोमेन में भी पट्टी लगी हुई थी, उसके साथ उसके एक हाथ में भी जैसे किसी ने बैंडेज किया था। और ये देखकर वो पर्सन कंफ्यूज हो गया, लेकिन पहले वो लोटस पोजीशन में उस बेड पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखा और अपनी फिंगर्स को एक साथ जोड़ा और जैसे उसने ऐसा किया उसके हाथों में से एक रेड लाइट अपीयर हुई और उस पर्सन ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो रेड लाइट धीरे धीरे उसके घावों की तरफ जाने लगी। और लगभग 15 मिनट के बाद ही उसके जितने भी घाव थे जिनसे खून ही निकलने लगा था
वो घाव बढ़ चुके थे, जिन पर से खून निकल रहा था उनका खून रुक चुका था और बहुत ही धीरे धीरे भर रहे थे। लेकिन जिनके जो छोटे छोटे स्क्रैचेस थे, जिनके घाव जिनमें से खून नहीं निकल रहा था और जो ठीक हो चुके थे, वो पूरी तरह से भर चुके थे। और उस पर्सन के शरीर पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे उसे चोट भी लगी थी। उस पर्सन का पूरा जो शरीर था वो एकदम सही लग रहा था, जैसे उस पर्सन को कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जब उस अल्फ़ा को लगा कि हाँ अब वो ठीक हो चुका है, वो चल सकेगा, तो इसीलिए उसने अपने एक पैर को ज़मीन पर रखा। फिर उसने धीरे से अपने दोनों पैरों को ज़मीन पर रखा। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसने पास वाली टेबल का सहारा लेकर खुद को ठीक से खड़ा किया। फिर उसने अपने ऊपर से उस ब्लैंकेट को अपने ही पास रखे। उसे एक रोप दिखा जो शायद उसी का था, लेकिन उस पर खून लगा हुआ था। लेकिन अभी उसे ये पहनना होगा, वो ऐसे ही तो बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए उसने अपने इनर रोप को पहन लिया। फिर धीरे धीरे वो अल्फ़ा बाहर जाने लगा। वो अपने नज़रों को चारों तरफ घुमाने लगा। ये एक बहुत ही छोटी सी झोपड़ी थी। जिस रूम में से वो निकला था, शायद वही इस झोपड़ी में एक रूम था। बाहर एक छोटा सा हॉल टाइप था, एंड उसी हॉल के पास में एक छोटा सा किचन था, जिसमें कुछ ज़्यादा सामान था नहीं, या फिर उनको ऐसे अरेंज किया गया था कि सामने से दिखे नहीं कि कितना भी सामान हो, लेकिन उस छोटे से किचन को बहुत ब्यूटीफुली अरेंज किया गया था। एंड उस झोपड़ी को देखकर तो ऐसा लगे कि ये बहुत ही ऐसी झोपड़ी है जहाँ पर बहुत ऐसा लोग रहता है जो बहुत गरीब है, जिसके पास खाने के लिए बहुत कम है। क्योंकि अंदर से वो झोपड़ी लगे ऐसी रही थी, लेकिन वहाँ पर जितने भी चीज़ें रखी हुई थी वो बहुत ज़्यादा एंटीक पीस लग रही थी। वो पर्सन धीरे धीरे वो अल्फा चारों तरफ अपनी नज़रों घुमाता है, तो उसे उस घर में कोई नहीं दिखा। ऐसे तो वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो अगर वो अल्फा अपनी नज़र को चारों तरफ घुमाता एंड देखता कि कोई दिखे, तो भी उसे ऐसे ही दिख जाता अगर यहाँ पर कोई होता, क्योंकि यहाँ पर छुपने की कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि उस रूम में जहाँ पर वो सो रहा था, उस रूम और उस हॉल के बीच में कोई भी दीवार नहीं है या फिर डोर नहीं है जिससे वो रूम छिप सके। वो रूम भी उसी हॉल में है और हॉल के पास ही किचन है। वो पर्सन यही देखता धीरे से बाहर गया। उसने उस झोपड़ी के उस गेट को ओपन किया और वो बाहर गया। जब वो बाहर गया तो एक पल के लिए सामने के नज़ारे से वो मेस्मराइज हो चुका था। कल रात बारिश हुई थी, इस वजह से बारिश की जो बूंदें थी वहाँ पर सामने रखी फूल के जो पौधे थे उनके ऊपर थी, और उन फूलों के ऊपर वो बूंदें थी, तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सूरज से आने वाली रोशनी से वो बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे कोई क्रिस्टल हो, जैसे कोई मोती हो। एंड पास ही पशु पक्षी बोल रहे थे, एंड जितने भी जंगल के क्रीचर्स थे उनकी सुबह मॉर्निंग में आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पंछी उड़ रहे थे, जितने छोटे छोटे एनिमल्स थे जो घूम रहे थे। और उस अल्फा को ये जानकर ज़्यादा शौक लगा। उसने सामने देखा तो उस घर के सामने एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन था। उस गार्डन में अलग अलग तरीके के पौधे लगे हुए थे जिनमें से फूल आ रहे थे। बहुत ही रेयर तरीके के वो पौधे थे जिनमें से बहुत फूल आ रहे थे, एंड उसकी खुशबू चारों तरफ उस एनवायरनमेंट में फैली हुई थी। एंड उसे ज़रा शौक ये देखकर लगा कि सामने लिटरली उस गार्डन में रेबिट्स थे, और एक दो रेबिट्स नहीं, लिटरली 30 से 40 रेबिट्स थे जो उस गार्डन में घूम रहे थे, खेल रहे थे। एंड रेबिट्स के साथ और भी छोटे छोटे क्रीचर्स थे। बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज उड़ रही थी, और ये उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हेवन में आ गया हो। वो नज़ारा ही ऐसा ही लग रहा था। वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे नीचे उतरता है। थोड़ी देर तक उस चारों तरफ देखता है। तभी उसे घर के बैकयार्ड से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो इसीलिए वो धीरे धीरे उस तरफ जाने लगता है। जब वो घर के बैकयार्ड में जाता है तो वो और ज़्यादा ठंड हो जाता है, क्योंकि घर के बैकयार्ड में एक खेत बनाया गया था। उस खेत में सब्जियां लगी हुई थी, और शायद एक पर्सन उन सब्जियों को पिक कर रहा था, तोड़ रहा था, अपने बास्केट में इकट्ठा कर रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि उस खेत के चारों तरफ फलों के पेड़ भी लगे हुए थे, तो और उन पर फल आ रहे थे। तो वो पर्सन शायद उन फलों को इकट्ठा कर चुका था, क्योंकि वो अल्फा देख सकता था कि उस पर्सन ने 2-3 टोकरियाँ फलों की भर रखी है और अब वो सब्जियां ले रहा है। और ये देखकर एक पल के लिए वो रुक गया। तो उसने चारों तरफ देखा, तो उसे इस घर के अलावा इस जंगल में और कोई घर नजर नहीं आया था। सिर्फ यही एक घर था जो इस जंगल में था। इसलिए वो थोड़ा सा शॉक हो गया था। लेकिन उसके चलने की आवाज़ से, या फिर वो यहाँ पर चल कर आया था तो कुछ आवाज़ हुई थी, तो इस वजह से सामने वाले पर्सन को पता चल गया था कि वो होश में आ चुका है। तो इसलिए उसने तुरंत घूम कर देखा, और जैसे ही उस अल्फा ने उस सामने वाले पर्सन को देखा, एक पल के लिए वो मिसमराइज हो चुका था। सामने वाले पर्सन ने रोब्स पहन रखे थे, वाइट रोब्स, जो कि बहुत ही कैजुअल थे, जैसे कि फार्मर पहनते हैं, या फिर जैसे भी
सिटी में जो लोग रहते हैं वो पहनते हैं वो रोब वैसे ही थे, लेकिन वो ओमेगा उन रोब्स में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड उस ओमेगा के बाल शायद छोटे थे, उसने पोनीटेल बना रखी थी। एंड उसकी जो लटें थी, उसकी जो हेयर्स की लटें उसके फेस पर आ रही थी, उड़ रही थी हवा की वजह से, तो इस वजह से वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सूरज की रोशनी उसके पीछे से ऐसे निकल रही थी जैसे वो कोई गॉड हो। और ये देखकर वो अल्फा एक पल के लिए मिसमराइज हो चुका था। उसने बहुत कुछ देखा है, लिटरली अपनी लाइफ में उसने बहुत कुछ देखा है, लेकिन इस ओमेगा से सुंदर ओमेगा उसने आज तक नहीं देखा। हाँ, ये ओमेगा है। उस अल्फा को ये पता चल गया था कि क्योंकि उस ओमेगा के जो फेरामोन्स थे वो उस माहौल में फैले हुए थे, और हवा चलने की वजह से वो अल्फा भी इन्हें फील कर पा रहा था। लेकिन वो ओमेगा उस अल्फा की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर तक तो उस ओमेगा ने उस अल्फा को देखा, लेकिन फिर उसके फेस पर फ्रोन आ गया और धीरे धीरे वो उस अल्फा के पास आने लगा। उस अल्फा ने जब ये देखा तो उसने खुद को जिससे ठीक करने की कोशिश की, जैसे जैसे अपने अपीयरेंस को ठीक कर रहा हो। फिर उसने तभी ओमेगा उससे अल्फा के सामने आया। उसने उस अल्फा की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें होश आ गया? ये सुनकर उस अल्फा ने ओमेगा की तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, और उस ओमेगा ने देखा कि अल्फा बस उसे ही देखा जा रहा है, तो उसके फेस पर फ्रस्ट्रेशन आ रही थी। उसने उस अल्फा की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें होश आ गया? तुम उठ चुके हो? ये सुनकर अब जाकर वो अल्फा होश में आया था। उसने उस ओमेगा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, मुझे होश आ गया। क्या वो तुम थे जिसने मेरी मदद की थी? ये सुनकर उस ओमेगा ने उस अल्फा की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें और कौन यहाँ पर दिख रहा है? तो तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी मदद की होगी? ये सुनकर उस अल्फा ने अपने नेक को स्क्रैच करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि शायद, पर थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो शायद कल रात उस बारिश में मैं पता नहीं क्या करता। ये सुनकर उस ओमेगा ने नोट करते हुए कहा, तुमने मुझे थैंक्स बोल दिया। वैसे भी तुम अधमरी हालत में थे, तो मुझे तुम्हें बचाना ही था। अगर अब तुम्हें होश आ गया है और तुम्हें देखकर नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है चलने में या कुछ भी करने में, तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और जैसे ही उस एल्फा ने उस ओमेगा का स्ट्रेट फॉरवर्ड जेस्चर देखा और उसने सुना कि ओमेगा उसे बस जाने के लिए बोल रहा है, तो उसने उस ओमेगा की तरफ देखते हुए कहा, जाऊँ? लेकिन क्यों? ये सुनकर उस ओमेगा ने कहा, क्यों का क्या मतलब है? ये घर मेरा है, यहाँ पर मैं रहता हूँ और तुम दूसरी जगह से आए हो। अगर अब तुम ठीक हो चुके हो तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? ये सुनकर उस एल्फा ने उस ओमेगा को थोड़ा सा ध्यान से देखा, और वो देख तो सकता था कि ओमेगा ब्रेव होने की कोशिश कर रहा है। ये दिखा तो रहा है कि ये ब्रेव है, लेकिन ये वो देख सकता था कि ओमेगा की आंखों में शायद डर है। डर, शायद एक अल्फा यहाँ पर रहेगा तो वो उसे कुछ हार्म कर सकता है। और ये सोचने के साथ ही उस अल्फा के फेस पर एक स्मिक आ जाता है और उसकी आंखों में कुछ बदमाशी आ जाती है। उसने उस ओमेगा की तरफ देखते हुए कहा, और अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा तो तुम क्या कर लोगे? ये सुनकर उस ओमेगा ने उस अल्फा की तरफ देखते हुए कहा, तुम, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम वापस मुझसे ये बोल रहे हो कि तुम यहाँ से क्यों जाओगे? तुम्हें क्या लगता है मैं वीक हूँ? एक ओमेगा समझकर तुम मुझे वीक समझ रहे हो? तो मिस्टर, इसकी तुम ना कोशिश मत करना, और मुझसे पंगा लेने की भी नहीं। मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम मरने वाले थे, और अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो शायद अब तक तुम मर चुके होते। और वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे थे? तुम जंगल के इतने डीप में क्या कर रहे थे? ये सुनकर एक पल के लिए वो अल्फा रुक गया। फिर उसने उसमें ओमेगा की तरफ देखते हुए कहा, वो वो मैं वो ये बोलकर वो अटक रहा था। तभी उस ओमेगा ने कहा, ये मत कहना कि तुम चोर हो, और तुमने किसी बड़े घर में चोरी की होगी तो उस घर के मालिक ने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया। ये सुनकर उस एल्फा को शायद ये पसंद नहीं आया कि इस ओमेगा ने उसे चोर कहा, इसलिए उसने अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर फोल्ड करते हुए कहा, हे ओमेगा, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर हूँ। हाँ, मैं वहाँ पर घायल था, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैं एक कल्टीवेटर हूँ, एंड मैं गांव गांव फिरता हूँ एंड लोगों की मदद करता हूँ। मैं इस जंगल के पास ही एक टाउन है, उसमें आया था और मुझे पता चला था कि इस जंगल में कोई मॉन्स्टर रहता है, तो मैं बस उस मॉन्स्टर को मारने आया था। मैंने उस मॉन्स्टर को तो मार दिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर था, इसलिए उसने मुझे घायल कर दिया। समझ में आया तुम्हें? मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। तुम्हें मेरे फेस देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं चोर हूँ? ये सुनकर उस ओमेगा ने कहा,
तुम्हारे फेस को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको डाकू हूँ। और वैसे भी मैं इस जंगल में बचपन से रह रहा हूँ, मुझे तो आज तक नहीं पता था कि इस जंगल में कोई मॉन्स्टर है। तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि इस जंगल में कोई मॉन्स्टर है? उसने आज तक मुझे तो परेशान नहीं किया, उसने टाउन वालों को परेशान कर दिया। और मैं टाउन जाता हूँ तो तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। ये सुनकर उस एल्फा ने जैसे सोचा हो कि शायद वो पकड़ा गया, लेकिन पकड़ा जाए वो एल्फा ऐसा थोड़ी ना। इसलिए उसने उस मेगा की तरफ देखते हुए कहा, तुम बस इस जंगल में रहते हो, हाँ भले ही तुम इस जंगल के बीच बीच रहते हो, लेकिन जंगल का सिर्फ यही एरिया नहीं है कि पूरा जंगल सिर्फ इसी एरिया में है। ये जंगल बहुत बड़ा है और जंगल के दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर था, वो यहाँ पर नहीं आता होगा, क्योंकि पहले के जो कल्टिवेटर्स थे वो वहाँ पर उन्होंने बैरियर लगा रखा था, इसीलिए वो जंगल के इस तरफ नहीं आ सकता था। लेकिन सिटी की तरफ वो बैरियर नहीं था, या फिर शायद किसी ने तोड़ दिया था, तो इसीलिए वो मॉन्स्टर सिटी की तरफ था। इसीलिए मैं वहाँ पर आया था और मैंने उसे मार दिया था, लेकिन मैं घायल हो गया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना है तो करो, लेकिन मुझे चोर या डाकू करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर उस ओमेगा ने एल्फा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इससे पड़ता है मैंने तुम्हारी जान बचाई, और अगर अब तुम ठीक हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे तुमसे बात करने में, तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर उस एल्फा ने उस मेगा की तरफ देखा और फिर उसने कुछ सोचा, फिर उसने स्मिक करते हुए कहा, और अगर मैं ना जाऊँ तो तुम क्या कर लोगे? वैसे भी तुमने कहा ना कि मैं अभी चोर हूँ, तो चोर तो कुछ भी कर सकता है। ऊपर से तुमने कहा कि मैं डाकू हूँ, तो डाकू तो और भी बहुत कुछ कर सकता है। तुम्हें सोचने, मुझे बताने से पहले सोचना चाहिए था, तूने सोचा नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम ठहरे एक फ्रेजाइल से, एक कोमल बहुत नाजुक से ओमेगा, तुम मेरा कुछ कर भी कैसे लोगे? ये सुनकर सामने वाले ओमेगा को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने स्मिक करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं वीक हूँ? और अगर मैं वीक होता तो मैं इस जंगल में रहता? मिस्टर, मेरी एक बात जान लो, तुम होंगे अल्फा कहीं के, लेकिन इस जंगल का राजा मैं हूँ। यहाँ पर मैं रहता हूँ और ये जंगल पूरी तरह से मुझे जानता है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, अगर तुम अपने इस प्यारे से फेस पर स्क्रैच नहीं चाहते, अपने प्यारे से फेस को तोड़वाना नहीं चाहते ना, तो यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर उसे अल्फा ने स्मिक किया, क्योंकि वो देख सकता था कि भले ही ओमेगा बोलता रहा है, लेकिन वो डरा हुआ है। इसीलिए वो अल्फा उस ओमेगा के पास जाने लगा, और वो उसमें ओमेगा के पास जाते 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 तो बहुत पास आ चुका था। उसने उस ओमेगा की तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ भी करो, अब तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। पहले मैं यहाँ से चला भी जाता, लेकिन अब तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझे यहाँ से भगाने के लिए करते क्या हो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक ओमेगा एक अल्फा का सामना कैसे कर सकता है। और ये सुनकर जैसे उस ओमेगा गुस्सा रहा था, उसने उस अल्फा की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वो अल्फा बस हंस रहा था। तभी उस मेगा ने अपने आर्म्स को अपने चेस्ट से हटाया, फिर उसने अपने दोनों फिंगर्स को, दोनों हाथ के दो फिंगर्स को अपने माउथ में रखा, और उसे देखकर ऐसा लग रहा जैसे वो सीटी बजाने वाली हो। और उसने सीटी बजाई, वो सीटी बहुत तेज़ थी। उस अल्फा, और ये देख रहा अल्फा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने उसे मेगा की तरफ देखते हुए कहा, ओ तो ये तरीका है जिस तरीके से तुम मुझे भगाओगे, सीटी बजाकर? ओमेगा, तुम्हें नहीं पता कि अल्फा कितने पावरफुल होते हैं, और इस तुम्हारी सिटी से तो मैं। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, किसी के घुर्राने की, एंड स्पेसिफिकली किसी के भौंकने की। जैसे ही उस अल्फा ने ये सुना, उसने नीचे देखा तो उस ओमेगा के पास, जहाँ पर अभी तक कुछ नहीं था, उस ओमेगा के फेस से पास एक डॉग था जो कि ब्लैक कलर का था, और वो डॉग साइज में बहुत बड़ा लग रहा था। उसके वो दांत बाहर थे, जिन्हें देख ऐसा लग रहा था कि अगर किसी को इस डॉग ने बाइट कर लिया तो वो तो जिंदा बचने से रहा। और जैसे ही उस अल्फा ने ये देखा, उसका फेस जो अभी तक वो स्मिक कर रहा था, उसका फेस चेंज हुआ। उसका फेस स्मिक से, उसका स्मिक खत्म हुआ, और फिर उसका फेस, उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी चिल्लाएगा। और उसने चिल्लाया, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया और वो लिटरली भागने लगा, और वो ये देखकर वो डॉग भी उससे चेस करने लगा। और ये सब देखकर वो ओमेगा अपना पेट पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। ये सो कॉल्ड अल्फा उसे डराने आया था। वांग ईबो को कोई नहीं डरा सकता, और ये तो पता नहीं कौन है, लेकिन ये इस वांग ईबो को डरा नहीं सकता। आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे डरा सके। ये ईबो यही सोच रहा था। फिर उसने
उस अल्फा की तरफ देखा जो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था। लिटरली उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो रुका, वो थोड़ा सा भी रुका, तो एक डॉग उसे बाइट कर लेगा। और आज तो उसे टिटनेस के इंजेक्शन लगने ही है, इसलिए वो बहुत तेजी से भाग रहा था। और फाइनली जब वो भाग नहीं पाया, फिर वो बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, तो वो तुरंत दौड़कर उस ओमेगा के पास आया। उसने उस ओमेगा के पीछे छुपते हुए कहा, हे हाँ हाँ, मैंने मान लिया तुम स्ट्रोंग हो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं चलाऊंगा, प्लीज 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 इसे रोको, ये मुझे काट लेगा, प्लीज प्लीज इसे रोको, प्लीज ओमेगा, प्लीज प्लीज, मैं ऐसे चला जाऊंगा, ये रुकते ही मैं ऐसे चला जाऊंगा, इसे रोक ली, मैं मर जाऊंगा, ये मुझे काट लेगा। ये बोलकर वो बहुत जोर जोर से वो जैसे रो रहा था। ये देख रहा ओमेगा बहुत जोर जोर से हंस रहा था। उसने उस अल्फा की तरफ घूम कर देखते हुए कहा, तो अब तुम क्या कर रहे थे? एक फ्रेजाइल सा, एक नाजुक सा ओमेगा एक अल्फा को नहीं हरा सकता। तो मिस्टर, अब आपका क्या कहना है? ये सुनकर उसे अल्फा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने उस ओमेगा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबा, मैंने मान लिया कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम नाजुक नहीं हो, तो प्लीज अभी से भगा दो यहाँ से, मुझे काट लेगा। ये बोलकर वो फिर से उस ओमेगा के पीछे छुप जाता है। और ये देखकर उस ओमेगा ने उसे डॉग की तरफ देखा, और जैसे ही उस ओमेगा इबो ने डॉग की तरफ देखा, वो डॉग वहाँ से भाग चुका था। और ये देखकर उस अल्फा ने डीप ब्रीथ ली। फिर उसने उस ओमेगा की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने खतरनाक हो सकते हो। ये सुनकर उस ओमेगा ने स्प्रे करते हुए कहा, तुमने अभी देखा है, कहा है कि मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ, तो आइंदा बिना जाने किसी भी ओमेगा से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना मिस्टर अल्फा, एंड रास्ता वहाँ है। ये बोलकर ईगो ने वहाँ से दिखाया जैसे रास्ता था, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और अभी के अभी। ये सुनकर उस अल्फा ने वो अल्फा सीधा खड़ा हो गया। फिर उसने ईगो की तरफ देखा, क्या तुम मुझे ऐसे ही भेज दोगे? ये सुनकर उस ओमेगा ने उस अल्फा की तरफ देखा और कहा, ऐसे ही भेज दोगे, क्या मतलब है? इस पर उस अल्फा ने लिटरली पाउट करते हुए कहा, मैं तुमने मेरी मदद की है, तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन क्या अब तुम मुझे ब्रेकफास्ट का टाइम है, तुम मुझे बिना ब्रेकफास्ट करे ही भेज दोगे? लिटरली मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ मुझे ब्रेकफास्ट तक रुकने दो, ब्रेकफास्ट करके मैं खुद चला जाऊँगा। ये सुनकर उस ओमेगा ने कहा, ओए, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट क्यों करने दूँ? तुम मेरे लगते क्या हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई, उतना ही एहसान मानो, और अब चुपचाप वो रास्ता है उसे देखो और वहाँ से निकल जाओ, मैंने कोई एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। ये सुनकर उसे अल्फा ने बहुत ही पाउट करते हुए कहा, लिटरली वो बेक कर रहा था, प्लीज़ 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 मुझे बस ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चला जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़, अगर तुमने मेरी इतनी मदद कर दी है तो इतनी सी मदद और कर दो। ये सुनकर उस ओमेगा ने साय किया। उसने उस अल्फा की तरफ देखते हुए कहा, फाइन, लेकिन अगर ब्रेकफास्ट करने के बाद भी तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी उनको सल्फा ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट करके मैं ऐसे चला जाऊँगा। इसने उनको ओमेगा ने बस नोट किया, और ईबो अब आगे आगे जा रहा था, और वो अल्फा इसमें करते हुए ईबो के पीछे पीछे जा रहा था। अब थोड़ी देर बाद महफिल सज चुकी थी, आई मीन ब्रेकफास्ट लग चुका था। ईबो और वो अल्फा आमने सामने बैठे हुए थे, और ईबो ने अल्फा को भी ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया था, और ईबो खुद भी ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट करते हुए और ब्रेकफास्ट करते हुए ईबो ने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वो अल्फा रुक गया, और उसने ईबो की तरफ देखा। थोड़ी देर तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर ईबो ने उस अल्फा की तरफ देखते हुए कहा, सवाल पहले मैंने पूछा था, तो मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर उस अल्फा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ये तो गलत बात है, तुम भी तो अपना नाम बता सकते हो ना, पहले तुम अपना नाम बताओ। इस पर ईबो ने अपने चॉपस्टिक को बहुत जोर से टेबल पर मारते हुए कहा, तुम अभी मेरे घर में रह रहे हो, और लगता है तुम थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल गए हो, तो मैं बुलाऊं उसे फिर से, या फिर तुम नाम बता रहे हो? ये सुनकर जैसे उसने ये सुना कि वो फिर से उस डॉग को बुलाएगा, उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूँ, तुम तो बात बात पर उस डॉग को बुलाने की क्या जरूरत है? ये सुनकर ईबो ने स्मिक किया। उसके बाद उसे वो अल्फा ईबो के सामने बैठ गया। ईबो ने फिर से पूछा, मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम बता रहे हो या नहीं? इस पर उस अल्फा ने कहा, मेरा नाम सीएन है, और मैं एक कल्टिवेटर हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बहुत दूर का हूँ। मैंने कहा ना कि मैं गांव फिरता रहता हूँ, तो इसीलिए मैं नाइट एंड करने के लिए यहाँ पर आया था, और मैं हर टाउन में जाता हूँ, रुकता हूँ, वहाँ की चीज़ें देखता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ। काइंडली मैं बस घूम रहा हूँ, मैं इस वर्ल्ड को घूम रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बस घायल हो गया था, और वहीं पर मैं था, यही है मैं, और मेरा नाम सीन है, बस मेरे बारे में इतना ही ज़्यादा है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। उस ये सुनकर इबो ने बस नोट किया। तभी सेन ने पूछा, और तुम्हारा नाम क्या है?
तुम यहाँ जंगल में अकेले क्यों रहते हो? ये सुनकर ईबो ने घूर कर सीन की तरफ देखते हुए कहा, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है होना चाहिए, ब्रेकफास्ट करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर सीएन ने बस पाउट किया। उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद सीएन ने अपना वो आउटर रोब भी पहन लिया था जो वही पास में रखा हुआ था, शायद ईबो ने उसे वॉश कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने अपने घर को लॉक किया और जितने भी उसने वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो इकट्ठा किए थे उसने उनको उठाया एंड वो उसी रास्ते से जाने लगा। तभी सीएन भी उसके पीछे जाने लगा। उसने कहा, हे तुम कहाँ जा रहे हो इन सबको लेकर? ये सुनकर ईबो ने उससे सीएन की तरफ देखा तो नहीं, लेकिन उसने सामने देखते हुए कहा, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ तो तुम्हें देखना है, तुम्हें देख के गया होगा कि अगर मुझे कुछ खाना है तो मुझे कमाना पड़ेगा, तो मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ ताकि मेरे पास कुछ पैसे आ सके। ये सुनकर सीएन ने नोट किया और धीरे धीरे चलते हुए ऐसे ही ईबो को अनॉय करते हुए सीएन और ईबो उस जंगल को पार करते हुए वे एक टाउन में आ चुके थे जहाँ पर बहुत सारे लोग थे मार्केट में और बहुत सारी स्टॉल्स वहाँ पर लगी हुई थी। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बेच रहे थे। ईबो ने भी एक जगह देखी जहाँ पर वो रोज़ अपनी स्टॉल लगाता है और वहाँ पर बैठ गया। उसने अपने सभी सब्जी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को खोल लिया था और जैसे ही ईबो ने अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को वहाँ पर खोल कर बैठा है तब बहुत सारे कस्टमर्स उसके पास आ चुके थे और वो लोग खरीद रहे थे। बाकी के जितने भी और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेच रहे थे वो लोग ईबो की तरफ ही देखे जा रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में तो सिंपलिसिटी थी कि हाँ, जैसे वो लोग अपना काम कर रहे हैं वैसे ईबो भी अपना काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जेलसी की नज़र से ईबो को देख रहे थे क्योंकि जैसे ही वो आता है उनकी सब्जियां बिकना, वेजिटेबल्स या उनके फ्रूट्स बिकना बंद हो जाते हैं तो सभी लोगों को फ़र्क पड़ता है। और ईबो उन सबको खुशी खुशी बेच रहा था और थोड़ी देर में ही ईबो के अब ज़्यादा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं बचे थे कि उसे कुछ ज़्यादा बेचना था। बहुत कम ऐसी चीज़ें बची थी जिसे अब ईबो को बेचना था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिक चुके थे। एंड ईबो बैठा हुआ था ताकि वो इन्हें भी बेच सके और यहाँ से जा सके क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था और ईबो जल्दी जाना होता है क्योंकि अगर जंगल के रास्ते से अंधेरा हो जाए तो ईबो अंधेरे में नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो इन्हें बेचना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर लिटरली 4 से 5 अल्फाए जो कि बहुत वेल बिल्ट थे एंड बहुत ही हट्टे कट्टे लग रहे थे। उन अल्फाओं ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल ओमेगा, हमने तुमसे कल भी कहा था कि तुम इस जगह पर अब और सब्जियां नहीं बेचोगे, लेकिन लगता है तुम सुनते कम हो, तुम्हें अभी तक सुनाई नहीं दिया। यह सुनकर ईबो ने उन अल्फा की तरफ देखा। पहले तो उन्हें जवाब नहीं देना चाहता था लेकिन फिर उसने उन अल्फाओं की तरफ देखते हुए कहा, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और हाँ, जिसने भी तुम्हें भेजा है उसे जाकर कह दो कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, शुरू से ही मैं अपना काम ही करता हूँ और अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर सकती तो अपने घर में बैठ सकती हैं, मेरा काम रोकने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर उनसे एक अल्फा ने कहा, यू लिटिल ओमेगा, लगता है तुम्हारी ज़ुबान बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, तुम्हारी ज़ुबान को बंद करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। ये बोलकर वो ईबो की तरफ बढ़ने लगा लेकिन इससे पहले कि वो ईबो को टच कर पाता बीच में ही सीन आ गया जो कि अभी भी ईबो के पास ही बैठा हुआ तो उसे अननोय कर रहा था। उसने ये कहा था कि जब ईबो अपने घर जाएगा तो सीन अपने घर के लिए निकल जाएगा, लेकिन तब तक वो ईबो के साथ ही रहेगा और ईबो उसे लिटरली टॉलरेट कर रहा था। सच में सीन की ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलती है, वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और ईबो को इतनी बातें करने की आदत नहीं थी। और जब वो अल्फाज ईबो पर हमला कर रहे थे या फिर ईबो को टच करने वाले थे तो सीएन बीच में आ गया। सीएन ने उन अल्फाओं की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग चाहते क्या हो? तुम इसे यहाँ से हटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये सुनकर उन अल्फाओं ने कहा, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा और इस ओमेगा के बीच की बात है। तुम हो कौन वैसे? तुम यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो तुम देख सकते हो कि हम कितने हैं और तुम सिर्फ एक हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से हट जाओ। ये सुनकर उसे एल्फा ने सीएन ने स्मित करते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम 5 हो तो मुझे डरा दोगे? अगर तुम्हें ओमेगा तक पहुंचना है ना तो पहले मुझसे लड़ो। और ये बोलने के साथ ही फाइट स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि उन अल्फाओं को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जैसा कि उन अल्फाओं ने कहा था लिटरली वो 5 थे और सीएन सिर्फ एक था तो वो एक इन 5 से लड़के से सकता था, इसीलिए अब सीएन को बहुत बुरी मार पड़ रही थी। और ईबो ने जब ये देखा तो उसे पता नहीं क्यों ऊपर चिंता हो रही थी। उसने उन अल्फाओं की तरफ देखते हुए कहा, उसे छोड़ दो, तुम उसे क्यों मार रहे हो? ये सुनकर एक अल्फा जिसने सीएन के एक हाथ को उसके पीछे पकड़ रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे सीएन का वो हाथ टूट ही गया हो और सीएन के एक पाँव को भी एक अल्फा ने लिटरली ज़ोर से मारा था। इस वजह से सीएन अपने एक घुटने पर बैठा हुआ था और इसका एक हाथ पीछे था और एक पर्सन ने सीएन के बालों को टाइटली होल्ड कर रखा था और सीएन के फेस पर बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई थी। उसकी आंखें रेड थी, आंखों के चारों तरफ
पर्पल मार्क्स थे और उसे देखकर अभी कोई नहीं लग रहा था। थोड़ी देर पहले वो सीन जितना हैंडसम लग रहा था, अब वो बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ पर्सन लग रहा था। और ये देखकर वो अल्फा स्मिक कर रहे थे। उन अल्फाओं ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हमने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम इस जगह को छोड़ क्यों नहीं देते। ये सुनकर ईबो ने उन अल्फाओं की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस जगह को क्यों छोड़ूं, मैं अपने फैमिली टाइम से यहाँ पर ये सब लग कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी मेहनत का काम कर रहा हूँ। अगर वो अपना मेहनत का काम नहीं कर सकती तो वो तुम्हें क्यों भेज रही है, वो खुद क्यों नहीं आ जाती। इस पर वो अल्फा मुट्ठी भेज रहे थे। उन्होंने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई है। तो ठीक है, तुम जैसे ओमेगाओं को सुधारना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बोलकर वो अपने वो ईबो के पास आने लगते हैं। लेकिन जब वो सीएन ने ये देखा तो उसके फेस पे स्मिक आ गया। उसने उन सबकी तरफ देखा और फिर अगले ही पल सीएन ने अपने उस हाथ को चुरा लिया जिस हाथ को एक एल्फा ने पकड़ रखा था। उसने अपने दूसरे पैर से उस दूसरे एल्फा को किक किया और वो सीएन लड़ने लगा था और सीएन उन 5 एल्फाओं को ओवर पावर कर रहा था। ये देखकर उन एल्फाओं को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो सीएन से लड़ ही नहीं पा रहे थे। सीएन के हाथ में भी चोट लगी थी, पैरों में भी चोट लगी थी, फेस पे भी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी सीएन लड़ रहा था। और जब उन एल्फाओं ने देखा कि वो सीएन को नहीं हरा सकते तो वो फाइनली वहाँ से भाग चुके थे। लेकिन उन्होंने सीएन और ईबो को वार्निंग दी थी कि वो इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं, और फिर वहाँ से जा चुके थे। जैसे ही वो लोग वहाँ पर गए, ईबो तुरंत सीएन के पास आया। उसने सीएन की हालत देखी जो कि अब दर्द में करा रहा था। उसने सीएन को शोल्डर से पकड़ते हुए कहा, हे तुमने ये क्या किया, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी, अब देखो तुमने अपनी हालत क्या कर ली है। ये सुनकर सीएन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, और वो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अगर मैं बीच में नहीं आता तो तुम्हारी हालत ऐसे कर देते। ये सुनकर ईबो ने सीएन की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो मेरी हालत ऐसी कर देते तो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। ये बोलकर ईबो की आवाज़ में कंसर्न था। ईबो ने तुरंत अपनी बची को जितनी भी सब्जियाँ थी उन्होंने पास ही एक और ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, बिना कुछ कहे ईबो ने उन सारी सब्जियों को उस ओल्ड लेडी को दे दिया। और शायद वो ओल्ड लेडी भी समझ गई थी, क्योंकि ईबो यहाँ से बहुत टाइम पहले से यहाँ पर अपने वेजिटेबल्स को सेल करता है, तो वो ओल्ड लेडी ईबो को जानती है। और ओल्ड लेडी को समझ में आ गया था कि ईबो इन वेजिटेबल्स का क्या करना चाहता है, क्योंकि ईबो के पास अगर कोई अब लास्ट में बची हुई वेजिटेबल्स को गरीबों के पास कोई खरीदता नहीं है, तो पास ही यहाँ पर कुछ बच्चे रहते हैं जो कि फुटपाथ पर रहते हैं, उनको कोई पेरेंट्स नहीं, तो ईबो अपने फ्रूट्स को उनको दे आता है। और बचे फ्रूट्स थे तो ईबो ने उस लेडी को दे दिया था और वो लेडी उन बच्चों को दे देगी। लेकिन अभी वो उनके पास नहीं जा सकता, इसलिए उसने अपने सामान को उठाया और वो सीन को लेकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगा था। और ये देखकर पता नहीं कि सीन के फेस पर एक स्मिक था। उसने एक पत्थर से 2 चिड़ियाँ मारी थी। कैसे, पहले तो उसने ईबो को बचाया था और दूसरा उसने अपने शायद रहने का इंतज़ाम कर ही लिया था। और थोड़ी देर बाद ही वो लोग घर में पहुंच चुके थे, बाहर अंधेरा हो चुका था। ईबो ने तुरंत सीन को बेड पे बैठाया और उसे ट्रीट करने लगा। ट्रीट करने के साथ ही वो बस बोले जा रहा था कि सीन को क्या ज़रूरत थी, सीन को होशियार बनने की क्या ज़रूरत थी, वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। और ईबो ने एक बार सीन की जान बचाई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सीन उसके लिए इतना खुद